शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार आप सभी के साथ, मैं हूं मलिका मल्होत्रा और आज शो की शुरुआत करेंगे एक बड़े सवाल के साथ। क्या अमेरिका ईरान की जंग फिर शुरू होने वाली है? क्या समझौता करने के 21 दिन बाद अब जंग फिर से शुरू होने वाली है? ये बड़ा सवाल दुनिया पूछ रही है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके हिसाब से तो युद्ध विराम खत्म हो गया। मंगलवार को ही अमेरिका ने ईरान के करीब 80 ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके बाद ईरान ने भी जवाबी हमले किए। ये सब तब हो रहा है जब ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी का राजकीय अंतिम संस्कार आयोजित किया जा रहा है। I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. क्या फिर शुरू होने वाली है जंग? क्या अमेरिका ईरान फिर भिड़ जाएंगे? क्या पश्चिम एशिया फिर धधक उठेगा? क्या फिर बरसेंगी मिसाइलें? क्या फिर तबाही मचेगी? ये सवाल दुनिया के सामने फिर कौंध रहे हैं। ये तस्वीरें मंगलवार की हैं, जब अमेरिका ने ईरान के करीब 80 ठिकानों पर हमला किया। 24 घंटे भी नहीं बीते थे जब ट्रंप का बयान आ गया कि मुझे लगता है कि ईरान के साथ समझौता खत्म। Is the ceasefire over? Is the ceasefire done? Is the MOU dead? It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. ट्रंप ने एक सवाल के जवाब में साफ कहा कि उनके हिसाब से समझौता खत्म हो गया है। ट्रंप ने ये बात तब कही जब अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर हमले से नाराज होकर ईरान पर हमले किए, जिसके जवाब में ईरान ने भी कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया। दुनिया जिस सीज फायर और शांति समझौते से थोड़ी राहत की सांस ले रही थी, वो मंगलवार की घटना और ट्रंप के बयान के बाद खत्म होने की ओर बढ़ता दिख रहा है। फरवरी में अमेरिका और इजराइल ईरान पर बड़ा हमला कर देते हैं। ईरान को भारी नुकसान होता है, लेकिन वो पूरी ताकत से जवाब देता है। खाड़ी देशों में अमेरिकी अड्डों को भारी नुकसान पहुंचता है। इजराइल तक ईरान के ड्रोन और मिसाइलें पहुंचती हैं। इसके बाद सीज फायर और समझौते का सिलसिला शुरू होता है। इसे सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। 28 फरवरी 2026 को ईरान पर हमला हुआ। 8 अप्रैल को ट्रंप सीज फायर की घोषणा करते हैं। 11-12 अप्रैल को इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच बातचीत होती है। 21 अप्रैल को ट्रंप युद्ध विराम फिर बढ़ा देते हैं। 12 से 16 जून के बीच एक व्यापक सीज फायर नियमों पर सहमति बनती है। 17 जून को MOU पर आधिकारिक हस्ताक्षर होते हैं। ये समझौता फ्रांस के वर्साय पैलेस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान हुआ था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर साइन किए, वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इस पर डिजिटल हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद 7 जुलाई को दोनों देशों में फिर से टकराव बढ़ता है। 8 जुलाई को ट्रंप कहते हैं कि समझौता खत्म। जब ये कह दिया गया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखा जाएगा, तब जो जहाज ओमान के तट के पास से अमेरिका के डायरेक्शन में गुजर रहे थे, उनके ऊपर एक बार नहीं 2 बार हमला किया गया और जिसमें उनको नुकसान भी पहुंचा। ट्रंप ईरान को लेकर आग बबूला नजर आ रहे हैं। I don't care. They can talk, but I think they're wasting their time. They're a bunch of lying guys. I do my whole life. That's all I do is deals. My whole life is that's how I became president. I guess that's a deal too, right? But I made a lot of money. I had a lot of great success, tremendous success. Everything I did, I was successful. And I deal with these guys, and I say, this is from a different school. They're liars. They're cheats. They're sick people. They've hurt their people. They killed 54,000 people as of now that were protesting. You know, when people say, how come they haven't taken over? They can't take over because they're dead. They killed them. Nobody's going to take over. They have no guns, and the other side has machine guns. And they're killing them. The press doesn't report it. But they're bad people. They're bad people. And frankly, I don't want to waste my time with them. Now, I'll let our
wonderful negotiators. Keep talking if they want, but I don't see it. ट्रंप के बयान से पहले अगर देखा जाए तो 28 फरवरी से 8 अप्रैल तक जंग हुई, यानी करीब 40 दिन जंग चली। सीज फायर 8 अप्रैल से 8 जुलाई तक चला, यानी करीब 91 दिन। इसी बीच समझौता 17 जून को होता है, जिसे ट्रंप 8 जुलाई को खत्म करने की बात कहते हैं, यानी समझौते के करीब 21 दिन बाद। ट्रंप के नए बयान तुर्की की राजधानी अंकारा से आए, जहां वो नाटो के शिखर सम्मेलन में शिरकत करने आए। यहाँ जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या ईरान के साथ युद्ध विराम अब खत्म हो गया है, तो उन्होंने कहा, मेरे हिसाब से तो ये खत्म हो गया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के प्रतिनिधि ईरान के साथ बातचीत जारी रख सकते हैं, लेकिन उन्हें शक है कि इसका कोई फायदा होगा भी या नहीं। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध विराम खत्म हो गया है, बुधवार को दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ने लगी। रिपोर्ट के अनुसार ब्रेंट क्रूड 5.3% बढ़कर $78.09 प्रति बैरल हो गया। मुख्य अमेरिकी कॉन्ट्रैक्ट वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 5.4 बढ़कर $74.23 प्रति बैरल हो गया। पिछली बार भी जब जंग हुई थी तो तेल के कुएं इसकी चपेट में आ गए थे। दुनिया का बड़ा कच्चा तेल का रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस जंग का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। ईरान ने यहाँ से निकलने वाले जहाजों को रोक दिया था, तो अमेरिका ने बाहर नाकाबंदी लगा दी थी, जिससे दुनिया के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया था। सवाल ये कि क्या एक बार फिर हॉर्मुज पूरी तरह बंद हो जाएगा? अमेरिका ने 8 जुलाई बुधवार को ईरान के 80 से अधिक सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की। अमेरिका का कहना है कि ये हमला हॉर्मुज में ईरान की ओर से 3 तेल टैंकरों पर किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस कार्रवाई के साथ ही ईरान को तेल बिक्री पर मिली अस्थायी प्रतिबंध छूट को भी रद्द कर दिया है। अमेरिकी हमले के कुछ ही घंटों बाद ईरान की सेना ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर 85 से अधिक मिसाइलें और ड्रोन दागे। ईरान के इस काउंटर अटैक के बाद बहरीन और कुवैत में एयर रेड के सायरन बजने लगे और वहां के एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करना पड़ा। 28 फरवरी यानी जंग का पहला दिन और 8 जुलाई जब ट्रंप युद्ध विराम खत्म होने की बात कहते हैं। इन 130 दिनों में जंग होती है, तबाही मचती है, युद्ध विराम होता है, बीच बीच में टकराव भी होता है, फिर शांति समझौते पर साइन होता है और अब एक बार फिर जंग के बादल गहराने लगते हैं। देखना यह है कि क्या ट्रंप इस धमकी के आगे जाकर फिर से ऐलान जंग कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पल भर की शांति और फिर तबाही, कुछ ऐसा ही हाल पश्चिम एशिया का हो चुका है। फरवरी में अंत से शुरू हुई इस जंग पर ठीक से ब्रेक नहीं लग पा रहा है। बातचीत होती है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन फिर इन सभी पर बम बरसा दिए जाते हैं। जब लगता है कि शांति है, तभी अचानक फिर युद्ध की चिंगारी भड़क जाती है। खामेनेई को विदाई, हॉर्मुज पर लड़ाई, अमेरिका ईरान में बारूदी तनाव, हॉर्मुज पर हमला, अमेरिका का बदला। एक तरफ जनाजा, दूसरी तरफ धमाका। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच एक बार फिर युद्ध की चिंगारी भड़क उठी है। एक तरफ जहां खामेनेई को अंतिम विदाई दी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका बम बरसा रहा है। तनाव हॉर्मुज को लेकर बढ़ गया है। बातचीत और शांति समझौतों के बीच बारूदी हमले हो रहे हैं। पहले ईरान ने हॉर्मुज पर अटैक किया, जिसके बाद अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में 3 टैंकर्स को निशाना बनाकर उन पर हमला किया, जिसकी वजह से एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने ईरान की इस आक्रामकता को गैर जरूरी और खतरनाक बताते हुए इसे पिछले महीने हुए द्विपक्षीय सीज फायर का साफ उल्लंघन करार दिया। अमेरिका ने ईरान पर जोरदार हमले किए। ईरान के 80 ठिकानों को निशाना बनाया गया, साथ ही कई सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए।
अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। मिसाइल और रडार स्टेशंस को भी निशाना बनाया गया है। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के मुताबिक इन हमलों में ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम, तटीय निगरानी प्रणाली, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, एंटी शिप क्रूज मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया गया है। दक्षिणी ईरान के सिरिक, केशम और बंदर अब्बास जैसे प्रमुख बंदरगाह शहरों में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गईं। अमेरिका का कहना है कि हॉर्मुज पर हमले का बदला लिया गया है। हॉर्मुज पर ईरान ने 3 जहाजों पर हमला किया था और अमेरिका ने 3 कमर्शियल जहाजों पर बमबारी के कुछ घंटे बाद ही जवाब दे दिया। ईरानी मीडिया ने भी हमलों की पुष्टि की है। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिरिक और केशम द्वीप पर हमले हुए हैं। बंदर अब्बास में भी धमाकों की आवाज आने का दावा है। कुल 10 धमाके इन सभी इलाकों में सुनाई दिए हैं। वहीं इस हमले के बाद ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ का बयान आया है। उन्होंने इस हमले को समझौते का उल्लंघन बताया। साथ ही कहा कि दबंगई और दबाव बनाकर वसूली का दौर खत्म हो चुका है। ईरान झुकने वाला नहीं है। जैसे ही हमलों की खबर सामने आई, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, जो इराक के दौरे पर थे, वो फौरन वापस लौट आए। ईरान ने अमेरिका को हमलों का करारा जवाब देने की चेतावनी भी दी है। ईरान ने कहा है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के प्रबंधन में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेगा। ईरानी सेना ने अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा करते हुए उन्हें खुला आक्रमण बताया। इस बीच अमेरिका ने ईरान को तेल बिक्री में दी गई प्रतिबंधों से छूट को रद्द कर दिया है। ईरानी तेल बेचने की अनुमति देने वाला जनरल लाइसेंस को अमेरिका ने रद्द कर दिया। टैंकर्स पर हमले के बाद ट्रंप प्रशासन का ये एक बड़ा एक्शन है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। ईरान में इस समय पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा चल रही है। इसके बीच ही ट्रंप की धमकी ने युद्ध के नए सिरे से आगाज का डर पैदा कर दिया है। इस बीच इजराइल पर भी सबकी नजर है, क्योंकि वो हमेशा से ही समझौते के खिलाफ रहा है। वो लगातार लेबनान पर हमले करता रहा है। फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर शहीद हो गए थे। उनके घर के कई सदस्य मारे गए, कई नेता और बड़े अधिकारी मारे गए। ईरान में फिलहाल उनकी राजकीय अंतिम यात्रा चल रही है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से लग रहा है कि वो बड़ा हमला करने जा रहे हैं। अली खामनेई की मुख्य अंतिम यात्रा सोमवार 6 जुलाई को शुरू हुई। खामनेई के पार्थिव शरीर को ईरान और इराक के 5 प्रमुख शहरों से गुजारा जा रहा है। 3 से 5 जुलाई को पार्थिव शरीर को तेहरान के इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। 6 जुलाई को तेहरान की सड़कों पर इमाम हुसैन स्क्वायर से आजादी स्क्वायर तक करीब 10 किलोमीटर लंबा एक विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें करीब 1.5 करोड़ लोग शामिल हुए। इसके बाद 7 जुलाई को ताबूत को धार्मिक रस्मों और जनाजे की नमाज के लिए पवित्र शहर कौम के जमकरान मस्जिद ले जाया गया। यहाँ भी लोगों की भीड़ का समंदर उमड़ पड़ा। 8 जुलाई को शिया परंपरा के अनुसार उनके पार्थिव शरीर को इराक के पवित्र शहरों नजफ और करबला ले जाया गया, जिसके बाद 9 जुलाई को उनके पार्थिव शरीर को ईरान के मशहद शहर में स्थित पवित्र इमाम रजा दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। जहाँ जहाँ ये अंतिम यात्रा निकल रही है, वहाँ लाखों लोग सड़कों पर आ रहे हैं, अपने पूर्व सुप्रीम लीडर को अंतिम विदाई दे रहे हैं। तो वहीं अमेरिका और इजराइल के खिलाफ गुस्सा भी है। वैसे जब जंग चल रही थी, तब भी ईरान की जनता रात भर सड़कों पर रहती थी, ये संदेश देते कि पूरा देश साथ है और अमेरिका इजराइल की ताकत के आगे हार नहीं मानी जाएगी। वैसे जब से अली खामनेई की अंतिम यात्रा शुरू हुई, तब से ट्रंप के काफी भड़काऊ बयान सामने आए हैं।
ट्रंप ने एक्सियोस को दिए इंटरव्यू में कहा कि ईरान का पूरा नेतृत्व इस जनाजे में एक जगह इकट्ठा है। मैं चाहता तो सिर्फ वन शॉट यानी एक बार में उन सबको खत्म कर सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि फिर हमारे पास शांति समझौते के लिए बातचीत करने के लिए कोई बचेगा नहीं। इसके बाद माउंट रशमोर पर अपने भाषण में ट्रंप ने कहा, ईरान समझौता करने के लिए बुरी तरह तड़प रहा है। हम बहुत अच्छे हैं, इसलिए हमने उन्हें जनाजे की रस्मों के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी दी थी। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की। इस मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी है, लेकिन चढ़ावा चोरी में अब सवालों का कांटा जाकर चंपत राय से आगे बढ़कर अनिल मिश्रा और कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी पर भी जा टिका है। चंपत राय की चिट्ठी आने के बाद से अनिल मिश्रा और गोविंद देव गिरी पर सवाल तो उठेंगे। सवाल इस बात पर भी उठेंगे कि आखिर अनिल मिश्रा पर आरोपों के बाद भी अब तक केस दर्ज क्यों नहीं किया गया। गोविंद देव गिरी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला कैसे झाड़ सकते हैं। अब बात निकली है तो चंपत राय से आगे बढ़कर अनिल मिश्रा और गोविंद देव गिरी तक भी जाएगी। सवाल उनसे भी पूछे जाने चाहिए। जिम्मेदारी की दीवार इन पर भी खड़ी की जानी चाहिए। पूछा जाना चाहिए कि आखिर इस पूरे केस में आप खुद को जिम्मेदारी से अलग कैसे मान सकते हैं। चंपत राय भले ही आरोपों से मुक्त नहीं हुए, उन्हें महासचिव पद से हटा दिया गया, लेकिन उनकी चिट्ठी के बाद अब अनिल मिश्रा और कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी सीधे तौर पर सवालों के घेरे में आ गए। अनिल मिश्रा, जिनके खिलाफ केस तो दर्ज नहीं हुआ, लेकिन उनकी भूमिका को लेकर कई बातें पहले भी कही जा चुकी हैं। उसी तरह की बातें चंपत राय ने अपनी चिट्ठी में उठाई, जिसमें साफ साफ कहा है कि इस पूरे चढ़ावा चोरी प्रकरण में अनिल मिश्रा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी जिम्मेदार है। उस चिट्ठी का मजमून कुछ ऐसा दिखता है जिसमें बोला तो नहीं गया है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे चंपत राय कह रहे हो कि मैं निर्दोष हूँ, इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। तो क्या माना जाए, चंपत राय बच जाएंगे? इसको समझने के लिए आपको चंपत राय की चिट्ठी भी देखनी चाहिए। उन्होंने चिट्ठी में लिखा था, गणना प्रक्रिया के लिए संयुक्त रूप से निर्धारित दिशा निर्देश दिनांकित 6 फरवरी 2025 और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा जी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अयोध्या शाखा के प्रबंधक गोविंद मिश्र जी के हस्ताक्षर हैं। इस पत्र से मैं कदापि सहमत नहीं हूँ, मैं इसे अस्वीकार करता हूँ। यद्यपि इसमें लिखा है कि इसकी प्रतिलिपि महासचिव श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को भेजी गई। मुझे इस दिशा में निर्देश पत्र की जानकारी 13 जून 2026 को अपने अकाउंट ऑफिस से प्राप्त हुई। गणना संबंधी सभी लिखित दस्तावेज अकाउंट ऑफिस ने मुझे उपलब्ध कराए। इस पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है, जबकि अगस्त 2020 से जून 2026 तक जितने भी अनुबंध हुए उन सभी पर केवल मेरे और संबंधित पक्ष के दूसरे अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। इस दिशा निर्देश पत्र पर मेरे हस्ताक्षर क्यों नहीं कराए गए? यदि मैं अयोध्या में नहीं था तो प्रतीक्षा की जानी चाहिए। अब सवाल तो उठेंगे ही कि आखिर अनिल मिश्रा ने चंपत राय की गैर मौजूदगी में बैंक के साथ हुए करार के कागजों पर दस्तखत क्यों किया? क्या अनिल मिश्रा को इस तरह के कागजों पर सिग्नेचर करने का अधिकार था? जैसा कि चंपत राय ने अपने बयान में कहा है कि वो शहर से बाहर थे और उनकी गैर मौजूदगी में साइन करा लिए गए। तो आखिर उनकी गैर मौजूदगी में साइन क्यों कराए गए? क्यों उनका इंतजार नहीं किया गया? क्या कुछ ऐसा था जिसको चंपत राय स्वीकार नहीं करते? सवाल उस एसबीआई पर भी उठेगा जिस एसबीआई ने बिना चंपत राय की मौजूदगी के अनिल मिश्रा के साथ दस्तावेजों पर सिग्नेचर कराकर करार कर लिया। चंपत राय की चिट्ठी से खुलासा हुआ है कि हाउसकीपिंग के नाम से कर्मचारियों की एंट्री कराई गई और फिर उन्हें चढ़ावा गिनने के काम में लगा दिया गया। आखिर क्यों? ऐसी जरूरत क्यों पड़ी? ऐसे में अगर अनिल मिश्रा पर सवाल उठ रहे हैं तो उनके खिलाफ केस दर्ज क्यों नहीं किया गया? क्योंकि खबर तो ये भी है कि वाराणसी की दैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी में अपने करीबियों की भर्ती कराना, बड़े आयोजनों में ठेका तय करने से लेकर चंदा चढ़ावा की गिनती की निगरानी तक उनकी देखभाल में होती थी। जिन 22 लोगों की भर्ती अनिल मिश्रा के सामने हुई, उन्हीं में से 6 आरोपी इस समय जेल में। सवाल उस सिक्योरिटी एजेंसी पर भी, क्या उसने हाउसकीपिंग के नाम पर किए गए 22 लोगों की भर्ती के बाद कभी ये जानने की कोशिश की कि जिन्हें हाउसकीपिंग का काम मिला था वो हाउसकीपिंग कर रहे हैं या फिर कुछ और? क्या इसको लेकर कभी आपत्ति दर्ज कराई गई? पूरे केस में हर जगह जांच की सुई अनिल मिश्रा पर आकर टिकती, लेकिन फिर भी उन पर केस दर्ज नहीं हुआ।
दूसरी तरफ गोविंद देव गिरी हैं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष हैं। वो आज चंपत राय से मिलने पहुंचे। काफी देर तक मुलाकात हुई। इस मुलाकात की तस्वीरें तो सामने नहीं आ पाई, लेकिन बताया जा रहा है कि चंपत राय गोविंद देव गिरी से काफी नाराज हैं, और नाराज हों भी क्यों ना, क्योंकि गोविंद देव गिरी ने ये कहकर खुद को इस पूरे मामले से अलग कर लिया, या यूं कहें कि पल्ला झाड़ लिया कि मेरी जिम्मेदारी तो सिर्फ जो खर्चे हैं उन खर्चों के लिए बैंक से निकलने वाले पैसों के चेक बुक पर साइन करने तक सीमित है। इसके अलावा उनका कोई लेना देना नहीं। अरे भाई, तो आखिर कोषाध्यक्ष का काम क्या होता है? पैसे कहाँ से आए, कहाँ गए, कहाँ खर्च हुए, कितने बचे, उन बचे पैसों का क्या हुआ? यही तो कोषाध्यक्ष का काम होता है। या फिर उनका काम सिर्फ दस्तखत करने तक ही सीमित माना जा सकता है? जब जब खर्च की बात आएगी, उसमें भी आपकी सहमति के बिना किसी फंड के रिलीज होने की बात कैसे स्वीकार की जा सकती है? या फिर कोषाध्यक्ष के पद पर गोविंद देव गिरी सिर्फ एक रबर स्टाम्प की तरह काम कर रहे थे, जिस पर असल एक्शन कोई और ले रहा था। सवाल और भी हैं, जिन पर जिम्मेदारी को लेकर अनिल मिश्रा और गोविंद देव गिरी बच नहीं सकते हैं। अयोध्या से रणवीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त की बड़ी खबर, शिवसेना नेता रमेश मात्रे को गिरफ्तार कर लिया गया है। डोंबिवली हमला मामले में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। घर से हिरासत में लिए गए हैं रमेश मात्रे। तो ये देखिए, ये तस्वीरें सामने आई थी जहां पर उन पर मारपीट और बदसलूकी के आरोप थे, और अब इसी कड़ी में कार्रवाई हुई है। डोंबिवली हमला मामले में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। शिवसेना नेता रमेश मात्रे को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनडीटीवी इंडिया की खबर का ये बड़ा असर आप देख रहे हैं। एनडीटीवी इंडिया ने ये खबर प्रमुखता से दिखाई और बताया ये पूरा मामला कि किस तरह से वहां पर स्टाफ के साथ मारपीट की गई, महिला डॉक्टर के साथ मारपीट की गई, नर्सेस के साथ बदसलूकी की गई। शिवसेना नेता रमेश मात्रे को अब इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ा एक्शन हुआ है। एनडीटीवी इंडिया ने ये खबर दिखाई, उसका असर अब देखने को मिल रहा है। शिवसेना नेता रमेश मात्रे गिरफ्तार हो गए हैं। ये बड़ी खबर, महिला डॉक्टर के साथ मारपीट पर यह एक्शन लिया गया है। इस मामले में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। घर से हिरासत में लिए गए हैं रमेश मात्रे। महिला डॉक्टर के साथ मारपीट पर यह कार्रवाई हुई है। तो मुसीबत का मॉनसून दस्तक दे चुका है और देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। देश के कई इलाकों में मॉनसून की बारिश कहर बनकर टूटी है। जहां पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में एक बिल्डिंग गिरने से 10 से 15 लोगों के दबे होने की आशंका है, तो वहीं दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग गिर गई है। रोहिणी में फायर विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर हैं। यहां भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो ये बड़े हादसे हुए हैं। पिंपरी चिंचवाड़ में इमारत गिर गई है और रोहिणी सेक्टर 16 में भी देखिए एक इमारत ढह गई है। और इसी बीच एक बड़ी खबर भी आपको बता दें, बारिश के बीच पिंपरी चिंचवाड़ में बड़ा हादसा हुआ है। मोशी कचरा डिपो में एक इमारत यहां पर ढह गई है। मलबे में 15 लोगों के फंसे होने की आशंका है। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान चल रहा है। दमकल, एनडीआरएफ, पुलिस की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। हादसे से इलाके में हड़कंप मचा है। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भारी बारिश से गुरुग्राम में भी भीषण जाम की स्थिति बन चुकी है। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई दिख रही हैं। दफ्तर से लौटने वाली जाम में फंसे गुरुग्राम में गाड़ियों की लंबी कतारें देखिए आप इस वक्त। तो मॉनसून आते ही गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन लोगों पर ये मॉनसून आफत बनकर बरस रहा है। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। गुरुग्राम की ये स्थिति है जो हम आपको दिखा रहे हैं। दफ्तर से लौटने वाले जाम में फंसे हुए हैं। भारी बारिश से गुरुग्राम में भीषण जाम की स्थिति पैदा हो गई है। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, ये पहली बार नहीं है जब बारिश होने के बाद गुरुग्राम में हालात ऐसे पैदा हो गए हों।
तो जहां तहां देखिए लंबा जाम लगा हुआ है और सोचिए जो लोग अपने दफ्तर से आज दिन खत्म करके निकले हैं, काम खत्म करके निकले हैं, इस ट्रैफिक से गुजरते हुए वो घर कब तक पहुंचेंगे। घर वालों को इंतजार रहेगा, चिंता रहेगी, क्योंकि कई हादसे भी पेश आते हैं। जगह जगह जल जमाव की स्थिति है, गड्ढों में गाड़ियां गिर जाती हैं, हादसे हो जाते हैं। गुरुग्राम से भयावह तस्वीरें हर साल हम देखते हैं और इस बार भी स्थिति जस की तस है। गुरुग्राम में गाड़ियों की फिलहाल जो आप तस्वीर देख रहे हैं, लंबी कतारें इस वक्त लगी हैं। भारी बारिश से गुरुग्राम में हालात बेहद खराब नजर आ रहे हैं। तो गुरुग्राम कहें या फिर गड्ढा सिटी गुरुग्राम कहें, आखिर हम ऐसा कह क्यों रहे हैं ये भी हम आपको बताते हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। कितना भयानक जाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई, क्या यही है गुरुग्राम? क्योंकि कल हुई पहली बारिश के बाद गुरुग्राम के हालात इतने खराब हो गए, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये कैसी साइबर सिटी है जहां त्राहिमाम मचा हुआ है और आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। हाईटेक शहर, साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी, हरियाणा का सबसे चमकदार शहर। दावे कैसे कैसे और हालात देख लीजिए। नाम है गुरुग्राम, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता और लापरवाही ने इसे गड्ढा ग्राम बना दिया है। एक तरफ गड्ढों से त्राहिमाम, तो उन गड्ढों के बाद उपजे जाम से फिर गुरुग्राम जाम। अरे कौन कहेगा कि ये गुरुग्राम है? इन तस्वीरों को देखकर तो लग रहा है कि ये मुसीबतों से, उदासीनता से पब्लिक का सीधा संग्राम है। ऐसा संग्राम जिसमें म्यूट करके बोल दिया गया हो कि अपनी जान की रक्षा स्वयं करें। 1-2 किलोमीटर नहीं, 8-8 किलोमीटर लंबा जाम। जहां गाड़ियों को फर्राटा भरना चाहिए था, वहां रेंग रही है। क्यों? क्योंकि प्रशासन ने यहां अपना काम ठीक से किया ही नहीं। इसकी वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के जरिए जयपुर जाने वालों की हालत खराब हो गई। हम मौजूद हैं NH48 पे, और NH48 जो है वो दिल्ली को जयपुर से जोड़ता है। मेरे ठीक सामने की तरफ अगर आप देखें, तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर लंबा जो है वो जाम लग चुका है। हमें दिल्ली से यहाँ तक पहुँचने में तकरीबन 45 से 50 मिनट जो है लग गए धौला कुआं से यहाँ तक पहुँचने में। अभी भी आप देखें तो ट्रैफिक की जो रफ्तार है वो काफ़ी स्लो है, क्योंकि रोड पे ब्लॉकेज है। ये गड्ढा भर गया, लेकिन अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं है, लिहाजा तिल तिल कर गाड़ियां यहाँ रेंगती हुई नजर आई। हमने राष्ट्रीय राजमार्ग वालों से पूछा कि आखिर गलती किसकी है, आपकी या किसी और की। उधर से पाइपलाइन आ रही थी ताकि यहाँ पे पानी का जो भराव है वो थम सके, लेकिन उन्होंने अच्छे से वर्क नहीं किया, उसकी वजह से ये धंस गई मिट्टी यहाँ पे। अगर वे अपना काम अच्छे से करते तो यहाँ पे ऐसा हादसा होने से बच जाता। तो ये काम कौन कर रहा था? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुरुग्राम कर रहा था, उसके हिस्से था ये? हाँ सर, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुरुग्राम। NHAI नहीं कर रहा था यहाँ? नहीं सर, NHAI का काम नहीं था ये पे। ये उसी गुरुग्राम की एक और तस्वीर है। यहाँ कीचड़ में कार ऐसे फंसी है कि इसे निकालने के लिए क्रेन को लगाना पड़ा, क्योंकि बारिश की जानकारी के बावजूद यहाँ पर समय पर काम पूरा नहीं किया गया। नतीजा अगली तस्वीर में भी देखिए। ये तस्वीर पौष इलाके पटेल नगर की है, और ये है पौष कॉलोनी में इंतजाम का सच। महंगी गाड़ियां पानी में डूबी हैं। समूचे इलाके में बारिश का पानी भरा हुआ है, क्योंकि इसके निकलने का इंतजाम ही नहीं है। इसी तरह सेक्टर 15 भी गुरुग्राम का पौष इलाका है। यहाँ भी बारिश हुए कई घंटे बीत गए, लेकिन पानी उसके बाद भी कब्जा जमाए हुए है। इस वक्त जो हम मौजूद हैं गुरुग्राम के सेक्टर 15 में, और ये जो इलाका है वो पॉश इलाकों में से गिना जाता है। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है, गुरुग्राम का जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो सिर्फ इस साल नहीं, साल दर साल जो है वो एक परेशानी का सबब बनता रहा है। आलम यह है कि लोग घर से तो निकल आ रहे हैं, लेकिन अपनी तय मंजिल तक पहुँच नहीं पा रहे, क्योंकि हाईटेक सिटी को चमकाने की जिम्मेदारी जिन पर है, वो आंख मूंद कर हमेशा की तरह इस बार भी सोते नजर आए। उन्होंने एक बार फिर ऊपर वाले के भरोसे गुरुग्राम की जनता को शायद छोड़ दिया है। तो हम घर से तो निकल गए, वहाँ फ्लाईओवर से आए हैं,
तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट अब हम मॉल में कैसे जाएंगे? देखिए कितना यहाँ पर पानी भरा हुआ है। गवर्नमेंट हर साल बोलती है हमने बहुत काम किया है, ये वो नाले साफ किए हैं, पर देख के तो नहीं लग रहा कि कुछ भी किया है। करना चाहिए कुछ, क्योंकि मुश्किल होती है, और मौसम अच्छा होता है तो लगता है चलो बाहर चलते हैं, कुछ खा के आते हैं, देखते हैं, पर ऐसे में क्या ही करेंगे। पूरे गुड़गांव का यही हाल है, हर जगह पानी भरा हुआ है। यहाँ पे इससे ज़्यादा भरा पड़ा है, लोग नी लेंथ पे और इधर है, तो कहाँ ही जाएंगे, तो कैंसिल ही करना पड़ेगा। सोचिए एक ऐसा हाईटेक शहर जिसमें जैसे ही बारिश की बूंदों की एंट्री हुई, समूचे गुरुग्राम में हाहाकार मच गया। कहीं बसें गड्ढे में फंस गई तो कहीं महंगी कार फंस गई। आखिर ये हो क्या रहा है? किसकी गलती है ये? क्या ये बूंदों की साजिश है या फिर गुरुग्राम नगर निगम की गैर जिम्मेदाराना हरकत, जिसमें डूबकर, जिसमें फंसकर लोग करा रहे हैं, परेशान हैं, या फिर ये पब्लिक की ही गलती है जो गुरुग्राम में रह रहे हैं? और ये हाल तब है जब गुरुग्राम हरियाणा का सबसे कमाऊ शहर है। अकेले गुरुग्राम की साफ सफाई और रखरखाव और मैनेजमेंट का बजट ही करीब 1900 करोड़ रुपए है, जिसमें से शहर की स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के लिए ही करीब 400 करोड़ रुपए का बजट है। और देखिए तो उन 400 करोड़ रुपए से किए गए इंतजाम, या तो गड्ढों में गिरने के लिए, जाम में फंसने के लिए तैयार रहिए, या फिर घर में बैठे रहिए और मॉनसून के इस मौसम के खत्म होने का इंतजार कीजिए, क्योंकि प्रशासन तो शायद ये मान कर बैठा है कि हर बार की तरह इस बार भी मॉनसून किसी न किसी तरह से तो कट ही जाएगा। नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से ब्लॉक है, करोड़ों की कारें और वीआईपी सेक्टर्स की कोठियां पानी में डूबी हैं। ये स्मार्ट सिटी है जहां जनता टैक्स तो दुनिया के बड़े शहरों जैसा देती है, लेकिन सुविधाएं कैसी हैं वो ये तस्वीर बताने के लिए काफी है। वाह रे गुरुग्राम। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देश के कई हिस्से आजकल मौसम की मार से जूझ रहे हैं। कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों में तेज बारिश का प्रकोप देखा जा रहा है। कुछ इलाकों में लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाएं भी हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा और केरल के वायनाड से तबाही की जो तस्वीरें आई वो दहला देने वाली थी। पहले तो देरी हुई, लेकिन फिर जुलाई से मॉनसून की ऐसी मार पड़ी कि केरल से कश्मीर तक तबाही की तस्वीरें आने लगी। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भारी बारिश, बादल फटने और उसके बाद आए भीषण लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड के कारण हालात काफी गंभीर बने हुए हैं। यहाँ घटना के 2 दिन बाद भी चारों ओर तबाही और बर्बादी की तस्वीरें हैं। सड़कों और बाजारों में खड़े कई निजी वाहन और गाड़ियां मलबे के नीचे दब गए, जबकि कुछ गाड़ियां तेज बहाव में बहकर नदी में चली गईं। जिला प्रशासन और राहत टीमें युद्ध स्तर पर बहाली और मलबे को साफ करने के काम में जुटी हैं, लेकिन कहा नहीं जा सकता कब तक काम पूरा होगा। वायनाड की ये तस्वीर मंगलवार को आई थी। तेज बारिश और लैंडस्लाइड ने बड़े इलाके में बर्बादी मचा दी। लोग जान बचाकर भागते दिखे। घटना में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ लोग अब भी फंसे हो सकते हैं। ये दुखद हादसा कल्लाड़ी स्थित मीनाक्षी ब्रिज के पास हुआ। रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। ये तस्वीर देखिए, कैसे 2 लोग अपनी जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। पानी का तेज बहाव इन्हें अपने साथ बहाकर ले जाने पर आमादा है। जानकारी के मुताबिक कई घंटे ये लोग ऐसे ही फंसे रहे। रेस्क्यू टीम इन्हें बचाने में सफल रही। तस्वीरें नासिक के त्र्यंबकेश्वर की हैं। जरा देखिए कैसे लोग अपनी जान हथेली पर रखकर इस तेज बहाव को गाड़ियों से पार करने की कोशिश कर रहे हैं। बारिश के बाद पूरी सड़क बह गई। जरा सी चूक हो तो जान जा सकती है। गुजरात के वडोदरा से मूसलाधार बारिश के बीच यहाँ विश्वामित्र नदी में मगरमच्छों का झुंड तैरता नजर आ रहा है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नदी में एक साथ कई सारे मगरमच्छ दिखने से लोगों में दहशत का माहौल है। जरा सा पैर फिसला तो नदी में बह जाने का खतरा, जान जाने का खतरा। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के महू की हैं। उफनती चोरल नदी से लोग बच्चों को कंधों पर लेकर पार कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक यहाँ पक्की सड़क नहीं है, इसलिए लोगों को अपनी जान और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के ढह जाने से काफी नुकसान हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग यहाँ पर गिर गई है। रोहिणी में फायर विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका बनी हुई है।
तो देखिए ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। दिल्ली का ये रोहिणी इलाका है, सेक्टर 16 का। और देखिए ये जो तस्वीर सामने आई है इसमें आपको साफ नजर आ रहा होगा कि एक शख्स यहाँ पर फंसा हुआ है और मदद मांग रहा है। यहाँ पर देखिए हाथ दिखाकर वो बताने की कोशिश कर रहा है कि वो वहां पर फंसा है और मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा है। दिल्ली के रोहिणी में आफत की बारिश के बाद ये स्थिति बनी हुई है। वहां पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग ढह गई है, कई लोगों के दबे होने की आशंका है और इसी तरह की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जो डराती हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर ये व्यक्ति मदद मांगता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे ही कई लोगों के दबे होने की आशंका है। मेरे सहयोगी दिव्यांकर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिव्यांकर, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए 4:20 के आसपास जो फायर विभाग है उसे सूचना मिलती है कि रोहिणी के सेक्टर 16 में एनसीडी स्कूल के पास एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, कई मंजिला जो इमारत है। बारिश चूंकि दिल्ली में बीते 2 दिनों से काफी ज्यादा हो रही है और जिसके बाद एक अचानक से जो हिस्सा है पूरी बिल्डिंग जो है वो अचानक से गिर जाती है और जिसमें कई लोगों के दबे होने की जो आशंका है उसके चलते जो बचाव का काम जो है वो चल रहा है। फायर विभाग की कुल 6 टीमें मौके पर मौजूद है, साथ साथ दिल्ली पुलिस और जो लोकल प्रशासन है वो भी लोगों को बाहर निकालने का जो प्रयास है वो हो रहा है। कोशिश हो रही है कि जल्दी से जल्दी उन्हें समय रहते बचा लिया जाए। एक वीडियो सामने आया है, जवान मौजूद है, टीम जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और जो लोग मलबे के अंदर नीचे फंसे हुए हैं, बिल्डिंग का हिस्सा अचानक से ढह कर गिर गया और जो लोग दबे हुए हैं उन्हें बाहर निकालने की जो कोशिश है, जो प्रयास है वो फिलहाल चल रहा है। कई लोगों के जो फंसे होने की आशंका है वो जताई जा रही है। हालांकि जो संख्या है वो 4 से 5 अभी शुरुआती तौर पर बताई जा रही है। क्या इससे ज्यादा है या कम लोग हैं, ये स्थिति थोड़ी देर बाद स्पष्ट होगी। लेकिन भारी बारिश के चलते दिल्ली के रोहिणी में एक बड़ा हादसा हुआ है। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई है जिसमें कई लोगों के फंसे होने की जो आशंका है वो जताई जा रही है। अभी फिलहाल मौके पर राहत बचाव का काम जो है वो चल रहा है। जी बिल्कुल दिव्यांकर, नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए।